देश और दुनिया के बड़े इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात ये हैं कि कई लोगों की जान जा चुकी है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीर है अलास्का की, जहां एक वर्ल्ड स्कीइंग चैंपियन एंगल कोलिंगसन का एक बर्फीले पहाड़ से दुर्घटना हुई। लेकिन ये हैरत में डालने वाली तस्वीर, जब एक बर्फीले पहाड़ पर स्कीइंग करते हुए वो बर्फ के टुकड़े से टकरा गई। और ये तस्वीर है जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिर जाती है। लेकिन हैरान करने वाली ये तस्वीर, एक चमत्कार भी यहां दिखाई देता है। जब 1,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने के बावजूद एंगल बच जाती है और उसे कोई भी चोट तक नहीं आती। जहां ये तस्वीर हैरत में डालने वाली है, वहीं इस हादसे में एक चमत्कार भी ये देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जहां हादसा हुआ वहां पहाड़ का स्लोप कम है और इसकी वजह से इस स्कीइंग चैंपियन का संतुलन बिगड़ गया और 1,000 फीट की ऊंचाई से लुढ़कते हुए वो सीधे नीचे आ गिरी। एंगल बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिरती नजर आ रही है, लेकिन इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। इसे कोई चोट नहीं आई। और ये तस्वीर ना सिर्फ हैरत में डालने वाली है, बल्कि इस हादसे के बाद चमत्कार भी हुआ। जब इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी एंगल बच गई, इसे चोट तक नहीं आई। अलास्का की यह तस्वीर है। स्कीइंग चैंपियन एंगल पहाड़ की चोटी से सीधे नीचे गिरती है और उसके बाद उसे चोट तक नहीं लगती। जहां यह हादसा दिल दहला देने वाला, वहीं चमत्कार ये कि एंगल इस हादसे में भी बच गया। उत्तर भारत समेत देश की राजधानी दिल्ली भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से तो लोग यहां सूरज के दर्शन तक नहीं कर पा रहे। ठंड इतनी ज्यादा है कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की जान तक ठंड की वजह से जा चुकी है। सर्दी का सितम ठिठुर रहा है पूरा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, राजधानी की रफ्तार पर लगी ब्रेक। सर्दी ने बेशक देर से दस्तक दी, लेकिन अचानक बढ़ी ठंड ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। कुछ दिन पहले तक ठंड में हो रही देरी के चलते मौसम विभाग के साथ साथ लोगों के माथे पर भी बल पड़ गए थे। मौसम के बदलाव में हो रही देरी को लोग ग्लोबल वार्मिंग का असर बताने लगे थे, मगर जैसे ही मौसम ने अपना मिजाज बदला तो लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। आलम यह है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड की वजह से लोग बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जरूरी कामों के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो कई गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। अचानक बढ़ी ठंड की वजह से राजधानी की भागती दौड़ती जिंदगी पर ब्रेक लग गई है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। किसके लिए निकले थे? बहुत ज्यादा ठंड है, देख भी नहीं रहा है सामने से कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। सुबह जिस टाइम मैं घर से निकला तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा घना कोहरा था कि हम जो करते हैं, हमारा जो स्टाफ बस में कंडक्टर था, वो खुद गेट पे खड़ा होकर बस को चलवा रहा था। क्या इस ठंड इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतनी नहीं पड़नी चाहिए, पहले एकदम नहीं पड़ रही थी। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर बेघर लोगों पर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर राजधानी दिल्ली में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन 10 बॉडीज मिली है। ये कुछ दिनों का अब तक का है। सर, एक भी मौतें जो हैं वो ठंड से नहीं हुई हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, एक भी मौतें ठंड से नहीं हुई है, हुई होंगी, लेकिन हम वेट कर रहे हैं जो डॉक्टर का रिपोर्ट आएगा। सर्दी की वजह से जहां लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, वहीं कोहरे का भी कहर देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त कोहरे की वजह से सर्दी का एहसास लोगों को कुछ ज्यादा हो रहा है। धुंध की वजह से सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ रहा है। कोहरे के चलते ट्रेन और हवाई सेवाएं पूरी तरह प्रभावित है। ट्रेन जहाँ कई घंटों की देरी से चल रही है, तो वहीं कई उड़ानें रद्द हो रही है। राजधानी के स्टेशन पर मुसाफिरों को ट्रेनों का घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। नॉर्दर्न रेलवे की डिविजन्स में आज कंपैरेटिवली कम है फॉग, और 32 गाड़ियां ऐसी हैं जो दिल्ली की तरफ आ रही हैं और लेट हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गाड़ियां लेट भी आई हैं उनको टाइमली मेंटेन कराकर, उनका जो सेफ्टी मेंटेनेंस होता है वो कराकर राइट टाइम उनको चला दें। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आ रही हैं। सामने आप देख सकते हैं टेम्पो जा रहा है, पार्किंग लाइट उसने अपनी ऑन की हुई है, उससे आगे एक और गाड़ी जा रही है, उससे भी अपनी पार्किंग लाइट ऑन की हुई है, क्योंकि कोहरे के दौरान पीछे से गाड़ी आती हुई नजर नहीं आती है। जितनी गाड़ियां जा रही हैं सब गाड़ियों को देख सकते हैं आप,
पार्किंग लाइट सबने अपनी ऑन की हुई है सेफ ड्राइविंग के लिए। हालांकि रफ्तार अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, दिन चढ़ने के साथ साथ रफ्तार भी बढ़नी शुरू हो गई है गाड़ियों की। कोहरा छटना शुरू जरूर हो गया है, लेकिन 28 जनवरी तक कोहरा कुछ इसी तरह से अपना कोहराम दिखाएगा। यह हाल दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर पर ही नहीं बल्कि राजधानी के कई हिस्सों में कोहरे की वजह से लोग काफी परेशान हैं। पहली बार दिसंबर पूरा निकल गया, जनवरी लगभग बीत चुकी है, लेकिन अंत में जाके इस तरह की ठंड और इस तरह के कोहरे को देखने का मौका दिल्ली वालों को मिला है। हालांकि आज कोहरा कुछ जो खुले इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा है, जहां पर लोगों को ड्राइविंग में भी समस्या आ रही है, गाड़ियों की जो स्पीड है वो थम गई है। राजधानी से सटे नोएडा में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह कोहरा भी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। मैं दिल्ली से सटे नोएडा में खड़ी हूँ, जहाँ देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी लो है। कोहरे की वजह से लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आज सुबह का तापमान करीब 6 डिग्री तक दर्ज किया गया है। दिन निकल आया है, लेकिन फिर भी कोहरे की वजह से लोगों को जाने आने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा की वजह से गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और सड़क पे गाड़ी बहुत लेट आ रही है, एक्सीडेंट होने का खतरा बना है इसलिए। और ठंड, हाथ पैर की उंगलियों में ज्यादा ठंड लग रहा है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में छाया घना कोहरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे की वजह बन रहा है। रविवार को दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 30 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे के चलते 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यानी दिल्ली में कोल्ड वॉर जारी है। पहाड़ी इलाकों में जिस तरह बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में शीतलहर के रूप में नजर आ रहा है। हर दिन तापमान में हो रही गिरावट से साफ है कि दिल्ली वासियों को ठंड से फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अमित शाह एक बार फिर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। 3 साल के लिए निर्विरोध उन्हें अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन अध्यक्ष चुनने के बाद वो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलने के लिए उनके घर भी गए। बीजेपी दफ्तर में फूट रहे पटाखे और झंडों के साथ ये कार्यकर्ता अमित शाह के निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने पर जश्न मना रहे हैं। आज दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में पार्टी के आला नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह की दूसरी बार ताजपोशी का ऐलान किया गया। विगत 1.5 वर्षों से लगातार श्री अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इस बार यह आम सहमति बनी कि अगले 3 वर्ष के लिए भी यह संगठन की जिम्मेदारी श्री अमित शाह को ही दी जानी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया में अमित शाह के पक्ष में 17 नामांकन भरे गए थे। शाह के विरोध में कोई नामांकन पत्र नहीं भरे जाने के बाद पार्टी के चुनाव अधिकारी ने उनके चुने जाने का ऐलान किया। अब 28 जनवरी को शाम 6 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें शाह का अभिनंदन किया जाएगा और आगे की रणनीति पर विचार होगा। He is the most capable person. He has organized everything, good strategist. Above all, he has a commitment to our ideology. बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने तो जश्न मनाया है, लेकिन कांग्रेस ने अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मौके पर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस ने चुटकी भी ली। जब बीजेपी के अध्यक्ष के निर्विरोध चुने जाने का ऐलान हो रहा था तो लगभग सभी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन वहां बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के नेता आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नहीं थे। विपक्ष ने इसे लेकर जमकर चुटकी ली। न आडवाणी जी गए न जोशी जी गए, तो अब इनके आपस के झगड़े ही इतने हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये झगड़े बढ़ेंगे। उधर कांग्रेस के एक और प्रवक्ता ने अमित शाह पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी अपना असर करके उनको हर उस केस से जिसमें वो फंसे हुए उसको बरी करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा अध्यक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए जिस पर हत्या तक के आरोप हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया उससे सियासत में बवाल मच गया। बाबा साहब आम्बेडकर के हवाले से सुमित्रा महाजन ने कहा है कि आरक्षण के मसले पर हर 10 साल बाद रिव्यू होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ और विरोधी दलों ने इसका विरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि आरक्षण पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल बाद उसके रिव्यू की बात की थी। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि इससे कोई फर्क पड़ा है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी अवधि बढ़ाते वक्त उस पर बहस होनी चाहिए।
हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है जो अंबेडकर जी की कल्पना थी, और इसलिए हम क्या करते हैं, 10 साल आरक्षण बढ़ा देते हैं। आई डोंट मीन कि आरक्षण नहीं दो, मेरा यह कहना था इस पर भी तो विचार करो कि वाई जो अंबेडकर जी की कल्पना थी हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पाए। सुमित्रा महाजन के इस बयान को कांग्रेस ने संघ और बीजेपी से जोड़कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप जड़ा है। एंटी दलित, इट वॉज एंटी दलित, it is anti-Dalit and it will be anti-Dalit. It's not in their DNA to be pro-Dalit because basically ये स्वर्ण जाति हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, ये कभी पिछड़ी जाति के पक्ष में हो ही नहीं सकते। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि आरक्षण पर किसी भी तरह के रिव्यू का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ होगा। आतंकी हमले के अलर्ट के मद्देनजर गणतंत्र दिवस से पहले ही देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन गुजरात के वडोदरा से 6 ऐसे संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI दिल्ली काबुल सेक्टर पर विमान अपहरण को अंजाम दे सकता है। इसके लिए ISI आतंकवादी संगठनों के संपर्क में है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी है। सिक्योरिटी एजेंसीज का ये कहना है कि वो हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। इस बीच राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने अमोनियम नाइट्रेट के 400 से ज्यादा कट्टे भी बरामद किए हैं। उधर पठानकोट हमले के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट करते हुए सीमा क्षेत्र पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है। आतंकी घुसपैठ की संभावना के मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF ने चौकसी बढ़ा दी है। हमारी चौकसी आगे से काफी बढ़ी हुई है और सभी जितने भी कमांडेंट्स हैं, जितने भी OICs हैं, सभी बाहर हैं, सभी स्टाफ ऑफिसर्स बाहर हैं, हेडक्वार्टर के एलिमेंट्स बाहर हैं। उधर पुलिस ने गुजरात के वडोदरा से 6 संदिग्ध को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री आजम खान ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने निशाना साधते उन्हें बच्चा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड में कूदते फांदते राहुल काफी थक गए होंगे, उन्हें टॉफी लेकर खाना चाहिए। अब देखिए, उन्हें तो ऐसा चाहिए जैसी उनकी माशाल्लाह इमेज है मुल्क भर में, थोड़ी वो लेमन ड्रॉप्स और टॉफियां वगैरह ले जाया करें, खुद भी चूसा करें, बच्चों को भी चूसाया करें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के VC अप्पा राव लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। रोहित की आत्महत्या के बाद से छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग है कि इन्हें बर्खास्त किया जाए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला गर्माता जा रहा है। आज यूनिवर्सिटी के VC अप्पा राव छुट्टी पर चले गए हैं और उनकी गैरमौजूदगी में डॉक्टर बिपिन श्रीवास्तव विश्वविद्यालय का काम देखेंगे। इस बीच यूनिवर्सिटी ने 4 छात्रों को सजा देने वाला सर्कुलर भी वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष इतने से संतुष्ट नहीं है और वो VC को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। अब तक उनको कई लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन बात तो करते हैं कि किसी बेटे की माँ को बड़ा दुख हो रहा होगा। अगर दुख हो रहा और मोदी जी का हृदय इतना नरम है तो चुप क्यों है, और इतने दिन के लिए चुप क्यों थे, और आज के दिन अपने लोगों को बर्खास्त क्यों नहीं करते। उधर रोहित वेमुला की खुदकुशी और कार्रवाई नहीं होने के विरोध में छात्रों ने आज फिर से हैदराबाद में प्रदर्शन किया। NHUI के अध्यक्ष ने रोहित के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। वहीं तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज में 3 छात्राओं की संदिग्ध मौत के बाद इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस BJP पर आरोप लगा रही है, जबकि ADMK इसमें हत्या की बात कह रही है। आंख में आंसू भरे ये शख्स पिता है उस लड़की का जिसके सुनहरे भविष्य के लिए उन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने भेजा था, लेकिन एक दिन ऐसी खबर मिली जिसने इनकी जिंदगी और अरमानों को खाक कर दिया। बताया गया कि उनकी बेटी ने अपनी 2 क्लासमेट्स के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अब छात्राओं के परिजनों ने अपनी बच्चियों की हत्या की आशंका जाहिर की है। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी और दोस्तों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके चलते उनकी हत्या की गई। परिजनों ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस ने इस मामले में सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं ADMK नेता राम मूर्ति के मुताबिक एक सत्ताधारी नेता कॉलेज को बचाने में जुटे हैं। ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो आज के दिन जो मंत्री बैठे हुए हैं,
उनको कुछ लेना देना नहीं है, केवल आरएसएस एजेंडे का ही उनका लेना देना है। और ये सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन को सैफरनाइज कर रहे हैं। अगर ये एजेंडे होंगे तो सुइसाइड्स भी होंगे। We feel the college management is closely associated with the ruling party man because there is a minister, there are 2 MLAs, and their very knows all these violations are taking place. Definitely the minister should have come to know all these violations. Why they have not taken action? देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।